हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में पहला प्रथम पाठ है इतिहास के साधन। हम लोग इसके पहले इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब इस वर्ष यानी कक्षा 8वीं में आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे। इसमें साधन कौन से हैं इतिहास के पहले पाठ में पढ़ना है। तो इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक ये मुख्य 3 साधन होते हैं। तो इसी प्रकार आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधनों का भी उपयोग किया जाता है, समावेश किया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे भौतिक साधन क्या है। इतिहास के भौतिक साधन, भौतिक से समझ में आता है जो चीज़ें भौतिक रूप में दिखाई देती हैं। तो भौतिक रूप से हमें वस्तुओं या सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों द्वारा जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों का इसमें भौतिक साधन में समावेश किया जाता है। इसमें जो हमें भौतिक रूप से मिलती हैं, दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं हैं, सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, पदक हैं, इन सब चीज़ों का समावेश भौतिक साधन में किया जाता है। जैसे भवन और वास्तु। भवन और वास्तु आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊँ, फव्वारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया। तो इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वस्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं, आज भी अच्छी स्थिति में हैं, जिनका उपयोग भी किया जा रहा है। कुछ वस्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, जो है देश की धरोहर मानी जाती है, उनको सरकार सुरक्षित रखी है। तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेलुलर जेल है, इसे जो है संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अंडमान के सेलुलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांति कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग का याद आता है, गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से वास्तु संग्रहालय और इतिहास का उपयोग यानी इतिहास के लिए किया जाता है। तो इतिहास के अध्ययन हेतु वास्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। ये जो है आगा खां पैलेस है, जो कि पुणे में है। इसमें गांधी जी के बारे में जो वस्तुएं या दस्तावेज रखे गए हैं। गांधी स्मारक संग्रह है, यहाँ पे संग्रहालय है, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। प्रतिमाएं और स्मारक। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हम
तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतिमा के नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख होता है। उस व्यक्ति के कार्यों का भी संक्षेप में उल्लेख होता है। जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति के निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड से जुड़े हुए हैं। उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं, जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक भी बनाए गए हैं। उनसे हमें शहीदों के बारे में जानकारी मिलती है। अपने समीप के परिसर में पाए जाने वाले स्मारकों और प्रतिमाओं की जानकारी प्राप्त करें और उसके आधार पर आप कुछ घटनाओं की जानकारी जो मिलती है उसको नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है भौतिक साधन में भवन और वस्तु। अभी हम देखेंगे लिखित साधन। लिखित साधन क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास के लिखित साधनों में निम्न बातों का समावेश होता है। यानी जो लिखित साधन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। लिखित साधन में विदेशी व्यक्तियों, यहाँ पे क्योंकि मालूम है कि भारत में विदेशी शासन था, विदेशी व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? पत्राचार, पत्रिकाएं, विदेशी व्यक्तियों का लेखन, समाचार पत्र, चरित्र, इसी तरह पत्रिकाएं, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, आत्मचरित्र, पुस्तकें, ये जो है लिखित रूप में हमें प्राप्त होती हैं। इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहला है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा आप देखते हैं कि जो घटनाएं घटित होती हैं समाचार पत्र के माध्यम से वो हमें मालूम पड़ती हैं। तो उस समय के जो समाचार पत्र थे उनसे उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों के मत, प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं, जो आज भी हो रहे हैं। हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। लोगों में को जागृत करने के लिए ये जो है समाचार पत्र महत्वपूर्ण साधन थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उस समय अंग्रेज़ों की क्या नीति थी और उसका भारत के ऊपर क्या परिणाम हुआ, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी काम करता था। तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे शतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया है। यानी विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने मासिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है निबंधमाला। तो उसी तरह लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है प्रभाकर। इन्होंने शतपत्र यानी सैकड़ों पत्र द्वारा इन्होंने लोगों में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की जानकारी दी है अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से। चलिए हम लोग थोड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समाचार पत्र निकाला था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में जनवरी महीने में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्रिका प्रारंभ की थी, परंतु उन्हें अगला विद्यार्जन करने हेतु यानी वो पढ़ाई करने हेतु इंग्लैंड जाना पड़ा। उन्हें इंग्लैंड चले गए। अतः उन्होंने इस पत्रिका का दायित्व चलाने का दायित्व अपने सहयोगी को सौंप दिया
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अप्रैल 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्रिका शुरू की थी सामान्य जनता को जगाने। इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सामान्य जनता को जगाने और उन्हें संगठित करने का काम किया, क्योंकि बहिष्कृत भारत में लिखना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त जनता और प्रबुद्ध भारत ये और समाचार पत्र भी चलाए। इससे लोगों में जागरूकता आई। बहिष्कृत भारत का उनका निशान है, पत्रिका उन्होंने चलाया था। इसके बाद देखेंगे मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र के द्वारा क्या जानकारी मिलती है? मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं। उन मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्य शास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास में क्या परिवर्तन हुआ जानकारी मिलती है, तो उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे इसी तरह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक स्वरूप, पहले क्या स्वरूप था और आज क्या है, इन मानचित्र के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप भी हैं। आज भी जो ये ढांचे बनाए गए थे उस समय वास्तु विशारद लोग जो थे उनके द्वारा आज भी वो प्रारूप मौजूद है। इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे मौखिक साधन। मौखिक साधन में क्या क्या आता है? आधुनिक भारत के इतिहास के मौखिक साधन में निम्न प्रकार के साधनों का उपयोग समावेश किया जाता है। ये मौखिक साधन है, इसमें क्या क्या हैं? लोकगीत, पुवाड़े, कड़खा, सौरेगान इसको कह सकते हैं, लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, नाटक, जलसे, कला समूह, ओविया, चक्की के गीत जो चक्की चलाते समय लोग गाते थे, स्फूर्ति गीत, इन सब चीज़ों का उपयोग भी इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। क्योंकि ये लिखित रूप में नहीं है इसलिए इन्हें मौखिक साधन माना जाता है। इनका बहुत ही योगदान है इतिहास के अध्ययन में। पहले देखेंगे स्फूर्ति गीत। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए लोगों ने तमाम स्फूर्ति गीत बनाए थे। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में भी उपलब्ध हैं, परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ हैं। स्वतंत्रता सेनानी जो थे बहुत सारे गीत लिखे थे और कंठस्थ मतलब याद कर लिए थे, याद उन्हें रहता था। इन स्फूर्त गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। लोग कैसे प्रेरित करते थे लोगों को, इस गीत के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। पुवाड़े, खड़खा अथवा सौरगान। पुवाड़े क्या हैं? पुवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। पुवाड़े हैं, इनसे किसी घटना या व्यक्ति के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पुवाड़े रचे गए हैं। 1857 जो हमारी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था और इसके अलावा तमाम क्रांतिकारियों ने जो शौर्य प्रदर्शन किया, ये सारी चीज़ें पुवाड़ों में रचे गए हैं। तो इन पुवाड़ों का उपयोग करके इसकी जानकारी करते हैं। तो लोगों में पुवाड़ों का उपयोग करके चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्य शोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण। सत्य शोधक समाज का निर्माण महात्मा फुले ने किया था। इन्होंने शोषित जो वर्ग था उसे जागृत करने का काम किया।
संयुक्त राज्य महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े भी रचे गए। संयुक्त महाराष्ट्र का जो संघर्ष है उनकी घटनाओं पर आधारित भी पोवाड़े रचे गए हैं। इससे उनकी जानकारी मिलती है। अभी हम देखेंगे दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य यानी जो दिखाई देता है, श्रव्य यानी जो सुनाई पड़ता है। केवल दृश्य जो हुआ जो केवल दिखाई पड़ता है, श्रव्य केवल सुनाई पड़ता है। तीसरा साधन इसमें है दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम साथ में होता है। जैसे आज का सिनेमा है, चलचित्र है, टीवी पे आप देखते हैं। तो वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्रों, फोटो, ध्वनि मुद्रितों, रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। चलचित्र बनाए गए हैं, फोटो लिए गए हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करके इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। छायाचित्र यानी फोटो। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन हैं। छायाचित्रण कला, फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वास्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। जब फोटोग्राफी का शुरुआत हुआ, विकास हुआ, तो लोग छायाचित्र यानी फोटो खींच करके जो है घटनाओं को संग्रहित करने लगे, व्यक्तियों की, घटनाओं की। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त हो जाती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुई, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं, इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। चित्र तो बनाए गए, लेकिन चित्र में लोगों को कुछ शंकाएं भी हैं। अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि छायाचित्र जो होता है वो हूबहू बनाया जाता है। फोटो किसी घटना या व्यक्ति का विद्यमान जो रहता है उसका तुरंत फोटो लिया जाता है, और चित्र कैसा बाद में बनाया जाता है, काल्पनिक भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये छायाचित्र ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे यानी कपड़े कैसे पहनते थे, ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है। प्रसंगों अथवा घटनाओं के छायाचित्रों द्वारा यह प्रसंग अथवा घटना आँखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है, यानी जब ये छायाचित्र सामने से होते हैं तो वो सारी घटनाएं हमारे सामने जैसे लगता है कि घटित हो रही हैं। वास्तु के छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप भी ध्यान में आता है। ध्वनि मुद्रित रेखास, इसमें ध्वनि यानी आवाज़ हो, तो छायाचित्रण फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण यानी रिकॉर्डिंग करके भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। तकनीकी विकास के कारण इनका भी उपयोग हुआ है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूप के साधन हैं, सुनाया जा सकता है। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हैं। उनका उपयोग इतिहास के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो जैसे स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जनगण मन राष्ट्रगीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया वक्तव्य, भाषण का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जाता है। फिल्में आप आज जानते हैं फिल्म क्या है। तो फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। जो आज हम इतना विकसित फिल्म जगत है, इसका जो है शुरुआत 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने किया था। उन्होंने नींव रखा था, यानी शुरुआत किया था। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के
ध्वनि अ, ध्वनि चित्र फीते यानी फिल्में आज भी उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग इतिहास के रूप में किया जाता है। इन चित्र फीतों फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हमें ज्यों का त्यों देखने को मिलती हैं, देख सकते हैं। प्राचीन और मध्य युग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास विपुल मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में हैं। अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते वे विभिन्न विचारों से प्रेरित हैं। जो लिखित साधन हैं उनका उपयोग करते और उन विचारों से प्रेरित हैं, यानी किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का दृष्टिकोण क्या रहा होगा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। यानी हम जब किसी साधन का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये जांच कर लेना चाहिए कि किसी घटना में साधनकर्ता यानी ये सब जो बनाया है उसका दृष्टिकोण क्या रहा होगा। इन साधनों का संरक्षण करना भी आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की समृद्धि परंपरा भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे, यानी भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकेगी। तो इसलिए इतिहास के साधनों को हमें संरक्षित करना आवश्यक है। इसलिए आप देखेंगे जगह जगह ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षित करके रखा गया है। तो इस आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाद में स्वाध्याय आप पढ़ेंगे। थैंक यू।